चलो वेक्टर प्रोजेक्टाइल मैंने कहा था। अब एक चीज का ध्यान देना मुझे, सुनो। प्रैक्टिकली जैसे मैं कल भी तुम बच्चों को अगर टॉपिक रिवाइज करा था रोटेशन मोशन, मैंने कहा था वो प्रैक्टिकल इंपॉसिबल होगा। मैं कहूंगा सारे क्वेश्चन डिस्कस होने वाले, देखो वो पॉसिबल नहीं है। मेरा मेन टारगेट होगा वेक्टर प्रोजेक्टाइल का कि जो मेरे पास कॉन्सेप्ट्स थे वो मैं तुम्हें समझा दूं, दिखा दूं, जिसके बाद आगे की चीज समझना और रिवाइज करना तुम्हारे लिए इजी रहेगा। जब हम वेक्टर पढ़ते हैं, ध्यान सुनना, एक फ्रेम में काफी सारी चीजें नजर आएंगी, देखेंगे तुम्हें। सुनो, मेरे पास सबसे पहले वेक्टर की स्टार्टिंग करके सुनो। पहले था बेसिक्स। बेसिक्स मुझे ये कहता था कि अगर मान लो कभी भी हम एक्स वाई जेड एक्सिस की बातें करें तो यहां पे अगर कोई भी एक पॉइंट ए होता है, अब ऑब्वियसली जो ए पॉइंट होगा उसमें एक्स की कुछ वैल्यू होगी, कुछ वाई की वैल्यू होगी और कुछ जेड की वैल्यू होगी। सो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2, 3 एंड 5। अब वो बात अलग है, हम एक्स एक्सिस को आई कैप से डायरेक्शन वाइज, इसको जे कैप, इसको के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं कहूंगा यार ए वेक्टर लिख के दिखाओ, तो या तो तुम 2, 3, 5 के सेंस में बोलो। वेक्टर भी लिखना है तो 2 के साथ आई, 3 के साथ जे और 5 के साथ के लगेगा, जिसका मीन से ये पता चल रहा है कि जो 2 लाइन था वो एक्स पे है, 3 लाइन वाई पे और 5 लाइन जेड एक्सिस पे, जो होने चाहिए मेरे पास। इसी तरह कवर में नहीं, इसी तरह बी पॉइंट अगर कोई होता है, सपोज मेरे पास वो पॉइंट है 7, 9 और 11, तो बिल्कुल बी वेक्टर भी कॉपी कुछ करने तो प्लीज बस देखते रहो, समझते रहो, मुझे स्पीडली कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसी तरह मेरे पास बी वेक्टर भी ऐसा लिखा जाएगा। सुनो, इनको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब पॉइंट, ए और बी पॉइंट है, ये पॉइंट है। अच्छा, बट जो ए बी है वो लाइन बनने वाली है। जब लाइन की बात करोगे बच्चे, वो बन जाएगा वेक्टर। तो अंडरस्टैंड करो, अगर पॉइंट को आई जे की फॉर्म पे लिखोगे उसको पॉइंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर कहते हैं। बट अगर एक लाइन बनी हो, जैसे ए बी लाइन बनी हो, तो ए बी लाइन बनाने का तरीका है बी पॉइंट माइनस ए पॉइंट। तो अगर मैं माइनस करके देखूंगा लाइक बी माइनस दिस, तो मेरे पास ये 5i, 6j और 6k आने वाला है। सुनो, सपोज इस लाइन को मैं आर वेक्टर कह दूं, तो हमेशा एक वेक्टर आएगा इसी तरह से। चलो दिमाग पे 2 मिनट के लिए इसको इस तरह से एजम्पशन कर लो कि ये जो आ रहा है इसको ए आई बी जे और सी के ले लो। मैं प्रॉपर्टी सारी याद दिला रहा हूं कि पॉइंट वेक्टर कैसे होते हैं और 2 पॉइंट को माइनस करके लाइन कैसे बनती है, ठीक है। और एक माइनस करने का भी तरीका होता है, अगर कभी सी डी लाइन निकाली, सी डी वेक्टर, तो डी माइनस सी करा जाएगा। अगर कभी पी क्यू वेक्टर है लाइन निकाली, तो क्यू पॉइंट को पी से माइनस करा जाएगा। दूसरी बात, अब मैंने बता दिया एक लाइन वेक्टर बनता कैसे। जब वो बन गया, इसके ऊपर 2 चीजें आती है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना बचे। मैग्नीट्यूड का सिंपली मीन तुम्हारा ये होता है कि जो भी वेक्टर है उसमें i का कोएफिशिएंट, j के कोएफिशिएंट, k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दो। दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का बेसिक मतलब होता है उस AB लाइन जिसको तुम r कह रहे हो, उसकी मेरे पास लेंथ निकल के आ गई कि AB लाइन की लेंथ कितनी है मेरे पास। दूसरी चीज मेरे पास आया था इस पे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को कैसे दिखाते हैं? 2 साइन यहां पे चलते हैं, एक एरो और एक कैप। एरो मींस वेक्टर, जब कैप लगती है तो यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का टोटली मीन मेरे पास रहता है उस पर्टिकुलर लाइन वेक्टर की डायरेक्शन दिखाना। तुमने नोटिस नहीं करा, जब आई जे के लगा था तो उसमें कैप लगा। कैप का मतलब ये होता है वो डायरेक्शन दिखाने के लिए काम पे आ रहा है। सुनो, तो ये कैप वाला वेक्टर निकलता कैसे है? जब भी तुम किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो यूनिट वेक्टर बन जाया करेगा। अब सपोज अगर मैं बोलता हूं मुझे ना, ये भी देख लो एग्जांपल बना हुआ है कि मुझे यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी, जो लाइन थी उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो मैंने क्या बताया ट्रिक, जैसे ए बी भी तुम्हारा ये आया था, अगर इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड, अभी तुमने मैग्नीट्यूड निकाला सीख चुका है, ऐसे करके कर दोगे तो ये बन जाएगा ए बी का यूनिट वेक्टर। तुम कह सकते हो ए बी का यूनिट वेक्टर बन चुका है मेरे पास। फाइन, तो सबसे पहले बेसिक्स थे। पॉइंट क्या होते हैं, पॉइंट वेक्टर क्या होते हैं, 2 पॉइंट को माइनस करके लाइन वेक्टर कैसे बनती है। अच्छा, वेक्टर बन गया, वेक्टर बनने के बाद उसका लेंथ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये बेसिक्स है। और एक बात याद रखना, अगर दुनिया में कोई यूनिट वेक्टर बन गया तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, इसको भूलना मत। अगर कोई यूनिट वेक्टर बन गया तो उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है। चलो आगे चलो। सबसे पहले जब हमने बेसिक्स पढ़े थे, प्लीज यहां पे सुन लो, आगे न्यूमेरिकल पे 2 वेक्टर को ऐड भी बड़े आराम से करा जा सकता है। 2 वेक्टर
को सब्ट्रैक्ट भी आराम से करा जा सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ इन ए और बी को ऐड करो, सिंपली ऐड करोगे, आई 9j बन जाएगा इनका एडिशन प्लस 12j, और इनको मेरे पास प्लस 16k एडिशन भी हो सकता है, इस तरह सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूँ। बट बच्चे जब मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई इज नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लाई ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट पॉसिबल। तो इस मल्टीप्लाई करने का एक स्पेशल मेथड है जो आगे पढ़ने वाले हैं। अब प्लीज यार वो नोट जरूर फॉलो कर लेना। तुम्हारे पास नोएडा वाले बच्चे जो ऑलरेडी तुम्हारे पास कहीं ना कहीं हर्षा ने पढ़ाया होगा, उन्होंने नोट्स बनाए होंगे, और मेरे साथ जो बच्चे उनको पता है ऑलरेडी, तो नोट्स देखिए ना, इन्हीं के ऊपर कुछ 5-6 क्वेश्चन कराएंगे। मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं, मैं आइडिया क्लियर कर रहा हूं, इस क्लास के बाद तुम अपना जरूर नोट्स को फॉलो करना, रिवीजन क्लास का एग्जैक्ट बेनिफिट मिल जाएगा वहीं पे। अच्छा अब सुनो, जैसे मैंने तुम्हें बताया वेक्टर पे मल्टीप्लाई होना इम्पॉसिबल था, तो दो टाइप के मेथड आए। एक मेरे पास आया डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ये बोलता था, सुनो जी यहां पे इसके रूल्स है, प्रॉपर्टीज है। अगर दो वेक्टर का डॉट निकालना है तो a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ थीटा, प्लीज याद रखना थीटा इन्हीं दोनों के बीच का एंगल है। थीटा इन, हाँ ये फिक्स है, डॉट प्रोडक्ट खुलेगा तो cos थीटा होगा। अच्छा अब सुनो, मैंने कहा था जिसको प्रॉपर्टी लर्न होगी क्वेश्चन देखना इजी होगा। इसी से बच्चे मेरे पास अगर तुम cos थीटा की वैल्यू निकालोगे तो cos थीटा की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी ये। याद रखना दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला, जब भी क्वेश्चन आएगा फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये बेस्ट फॉर्मूला है हमेशा। थर्ड यार इसी से देखो, सुनो, अगर मैं सेम का डॉट करूं ना तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है। अभी तो मैं रीजन क्लास चला रहा हूं, मैं फास्ट बोल रहा हूं, जब मैंने बैच में कराया था मैं सबके रीजन बता के चला था, जैसा कि ये होता क्यों है। मैंने कहा था अगर इसको सोचो, इस पे जरा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देखो तो a का मैग्नीट्यूड यार दोनों सेम चीज है, तो दोनों सेम है तो दोनों कोइंसाइडिंग लाइन होगी, तो दोनों पैरेलल होंगे, पैरेलल के बीच में 0 डिग्री बनता है, cos 0 हो जाएगा 1, बाकी दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे स्क्वायर। इसीलिए अच्छा एक और बात सुन लेना, डॉट पे a डॉट b करो या उल्टा b डॉट a करो सेम आंसर आता है, इससे फर्क नहीं पड़ता डॉट से। फिर सुनो, दो का ऐसा हो गया ना, तभी कभी भी मैं i डॉट i, j डॉट j या k डॉट k करता था, ये 1 आता था। रीजन वो ये देखो, सेम का मल्टीप्लाई क्या कर जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अभी तुमने क्या देखा है, i कैप है बच्चे, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर भी क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए, उसे ही मानेगा। 6 सुनो, मगर तुम अगर i डॉट j या j डॉट k या k डॉट i करना चाहोगे वो आ जाएगा 0। उसका रीजन क्या है, हर बार कह रहा हूं, ये है बाप ऑफ फॉर्मूला, दैट मींस सारे फॉर्मूला का बाप यही है, ये सब ड्राइव कर रहा है। तो यहां सुनो, अगर इस पे मैं इसको ओपन करूंगा तो लाइक a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, cos ऑफ दोनों के बीच का एंगल, यार i j के x y z एक्सिस पे 90 बनता है, cos 90 सबको क्या कर देगा 0। तो यहां पे गलती ना i की थी ना j की थी, ना j की थी ना k की थी, एंगल के बीच की 90 डिग्री बनता है तभी 0 आया था। और इसी से एक बड़ी मजेदार प्रॉपर्टी आ गई 7, अगर कभी मैं दो वेक्टर का डॉट करूं और 0 आ जाए, मैं कहूंगा अरे यार कैसे 0 आ गया ना, a 0 था, a भी कुछ था, i प्लस 3j प्लस 7k था, b भी कुछ 2i प्लस 7j था, पर पता नहीं 0 क्यों आ रहा है, तो गलती रहेगी एंगल 90 की। तो बड़ा अच्छा प्रूफ है, अगर कभी भी दो का डॉट 0 आ जाए तो ये प्रूफ हो जाता है दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। प्लीज याद रखना, मैं बार बार कहना चाह रहा हूं, सारे क्वेश्चन डिस्कस कराना टफ होगा, मुश्किल होगा, बट सुनो, जब तुम देखोगे वहां पे 2-3 क्वेश्चन कराए जिसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, शो दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों का डॉट निकालो, 0 प्रूफ कर दोगे डॉट, तो प्रूफ हो जाता है वो परपेंडिकुलर है। ओके, इसी के बाद एक प्रॉपर्टी आती है, अगर कभी a वेक्टर तुम प्रूफ कर पाओ कि b वेक्टर का सपोज ट्वाइस आ रहा है या 3 टाइम्स आ रहा है या 8 टाइम्स आ रहा है, कहने का सेंस है कुछ लैम्डा टाइम्स तुम प्रूफ कर दो कि कुछ टाइम्स आ रहे हैं, तो ये प्रूफ हो जाता है वो दोनों आपस में पैरेलल है। मेन प्रॉपर्टीज यही थी, इसके बाद 9 तक मैंने एक्सेल लिखाया था, फिर ऐसा आता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी। इसका मींस क्या है, बी ये लाइन है बच्चे, ए वेक्टर ये है, इसके शैडो गिराकर यहां पे ना प्रोजेक्शन गिराने में लेंथ कितनी आ रही है, तो रूल होता है दोनों का डॉट और बी का मैग्नीट्यूड होल मैग्नीट्यूड के अंदर, ये चांसेस कम है और मैंने एक्स्ट्रा लिखाया था।
अब मेरी बात सुन लेना बच्चे, नोट्स में मैंने कहीं ना कहीं तुम्हें 14-15 क्वेश्चन कराए इन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर। मुझे पक्का पता है उनसे बाहर नहीं आएगा, तो इन प्रॉपर्टी को रिटेन करो, इमीडिएटली जाके देखो। ये परपेंडिकुलर प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, पैरेलल प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, एंगल निकालने वाले क्वेश्चन है, या ये फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन है, सबके ऊपर क्वेश्चन करा के फिगर आउट करो। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, आइडिया मैं क्लियर कर रहा हूं, बाकी तुम देखो कैसे चल रहा है। फाइन। इसके बाद तुम्हारे पास आता है, सुनो, क्रॉस प्रोडक्ट। और यही मजा है रिविजन क्लासेस का, सुनो, कंट्रास्ट पे। अब सुनो क्रॉस प्रोडक्ट। एक्चुअली मेरे पास सुनो, बच्चे बोल सकते हमें पता नहीं चलता कब कौन से करना है। अरे एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें दिखेगा तुम्हें कि डॉट नहीं, ये डॉट और क्रॉस मल्टीप्लाई के जैसे मेथड है, बट इनको मल्टीप्लाई नहीं बोलते। मतलब अगर मुझे ए वेक्टर बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, या तो उधर डॉट होगा या तो उधर क्या होगा, क्रॉस होगा। ये मल्टीप्लाई की रिप्लेसमेंट है। बच्चे देखो, इनका कोई कनेक्शन नहीं है, बट तुम्हारे पास क्या है, इनको रिटेन करो कंट्रास्ट से। देखो ऐसे, वो कॉस में ओपन होता है, किसमें ओपन होगा, साइन पे। यार एंगल निकालने का तुम्हारा डॉट का क्वेश्चन है, क्रॉस का क्वेश्चन है, इससे अच्छा मेथड ही नहीं है, इसके इधर कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ऐसे लिखा करो। हाँ अच्छा, सेम का स्क्वायर होता था, यहां अगर सेम आ गया तो जीरो हो जाएगा। उसका रीजन सुनो, एंगल बनता था जीरो, उधर कॉस होता था, कॉस जीरो 1 होता था, यहां पे कौन है, साइन जीरो आएगा, साइन जीरो होते हैं। इसी से फिर प्रॉपर्टी बन गई। अच्छा पहले तो ये देख लो, फिर डॉट में ए डॉट भी बी डॉट भी तो फर्क नहीं होता। यहां पर ए क्रॉस बी को तुमने बी क्रॉस ए लिखने का ट्राई किया, उल्टा लिखने की वजह से माइनस आ जाता, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। फोर्थ, सेम का डॉट 1 होता था, अभी यहां पे क्या होता था, अगर सेम का क्रॉस होगा तो 0 हो जाएगा। उल्टा यहां पे बच्चे फिफ्थ, इसमें अगर अलग अलग होते ना, आई का जे का के, वो 0 होता। यहां पर क्या है, अगर वो अलग अलग हुए, आई जे या जे के, ठीक है, हाँ देख रहे हैं, या के आई, उनका आंसर आएगा। और ट्रिक बताई थी, मैंने ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक ये मेरे पास थी, मैंने ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक ये मेरे पास बच्चे सुनो, ट्रिक ये मेरे पास थी, x y और z एक्सिस, ठीक है। तो x मतलब i, y एक्सिस मतलब j और z एक्सिस मतलब k। सुनो, ये एक फिक्स रोटेशन पर्पस में चलते हैं, जैसे x के बाद y आएगा, y के बाद z आएगा, z के बाद वापस x आ जाएगा, x y j, ऑर्डर वही है, i j k। अगर ये इसी ऑर्डर में चले से i j ऑर्डर सही है, तो बाकी बचा हुआ k आएगा प्लस साइन, j के बाद k आता है, बचा आएगा प्लस साइन, k के बाद वापस i आता है, तो j आएगा विद प्लस साइन। बट अगर इनमें कोई भी चेंज होने का ट्राई कर, सपोज j क्रॉस i, तो तुम मैंने बच्चों को ट्रिक ये बताई थी, सुनो, तुम देखो, तुम्हें पता है i j k मतलब ऑर्डर वाइज j के बाद k आना चाहिए, तो ऑर्डर गलत हो रहा है, j के बाद आई नहीं आता, तो बचा हुआ k तो आएगा, बट मैं खुद माइनस साइन लगा दूंगा क्योंकि ऑर्डर गलत है। या तो मैंने डेट के साथ तब भी बताया था, तो ऐसे देख लो, अभी क्या बताता है, अगर a क्रॉस b को उल्टा करने का ट्राई करो तो नेगेटिव आएगा, या तो ऐसे देख लो, अगर तुम्हारा i j का आंसर k होता था, तो ये उल्टा क्या देखो, तो तभी नेगेटिव आ रहा है। तो जब मैंने बैच में कराया था, मैंने काफी डेप्थ के साथ बताया था, अभी तो रिविजन में थोड़ा फास्ट होगा। इसी तरह अगर सपोज मेरा k j होगा, मुझे पता है k के बाद i आना चाहिए, तो भाई नहीं आ रहा, तो रिमेनिंग आंसर i का प्रोबेबिलिटी माइनस है। फिर सुनो, अच्छा ये भी देख लो, मैं इसको रब करके एक चीज दिखा रहा हूं। सुनो, डॉट निकालना सिंपल होता था, तुम ये देख लो, जैसे मैं एक चीज दिखाता हूं, अगर a वेक्टर है 2i प्लस j प्लस 3k और b वेक्टर, मेरी प्रॉपर्टी ये थी, सुन लेना, b वेक्टर मेरे पास है i प्लस 2j और माइनस 4k। मैं बताता हूं, डॉट निकालना सिंपल होता है, डॉट कहते थे i वाला कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई होगा, 2 into 1 2 प्लस j वाला j से 1 into 2 2 प्लस k वाला कंपोनेंट k से माइनस 12, तो ये नेट 2 + 2 4 - 12, आंसर -8 आएगा। डॉट ऐसे निकाला करते थे, बट सुन लेना, जब क्रॉस निकालते थे, क्रॉस निकालना थोड़ा सा एक अलग ट्रिकी मेथड था, जिसमें लिखना पड़ता है i लिखो, j लिखो, k लिखो, उसके ऊपर बचे प्लस माइनस प्लस साइन चलेंगे। ओके, पहले a लिखा है तो पहले a के कंपोनेंट 2 1 3, बाद में b लिखा है तो b के कंपोनेंट बाद में 1 2 और -4।
इसको एक्सपेंड करो। इसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या था, देख लो एक बार। मेरे पास इनको एक एक करके एक्सपेंड करें, पहले आई, उसके ऊपर प्लस साइन है, तो प्लस आई ये लिखा। अब मेरी बात सुनो, मेरे पास आई के थ्रू बनने वाली वर्टिकल लाइन छुपा दो और हॉरिजॉन्टल लाइन छुपा दो। फील करो, हॉरिजॉन्टल छुपा दी, वर्टिकल छुपा दी। जो 4 दिख रहे हैं सबसे पहले डायगोनली डाउनवर्ड मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू -4, बीच में नेगेटिव तो आता है। अब डायगोनली अपवर्ड मल्टीप्लाई करो, 2 3 6। चलो भाई अब जे के ऊपर आओ, जे और माइनस साइन उसके अंदर है। अब जे की टर्न है तो जे के थ्रू वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन छुपाओ। तो जो 4 एलिमेंट दिख रहे हो ये दिख रहे हैं, तो यहां पर डायगोनली डाउनवर्ड मल्टीप्लाई -8 फिर -1 इंटू 3। अब आ जाओ बच्चे के पे साइन प्लस है, प्लस के। इसको हाइड करो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के को, है ना, के के थ्रू वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अभी 4 दिख रहे हैं, 2 2 4 -1 इंटू 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा -10 इंटू दिस -10 आई, -11 और माइनस मल्टीप्लाई करो तो 11j और 3k। तो क्रॉस इस तरह निकाला करते थे। अब बाकी यार मैंने पैटर्न दिखा दिया, बाकी तुम सारे क्वेश्चन देख लेना। हाँ, इसमें एंड में एक चीज है, बड़ी मजेदार चीज होती है। 6 प्रॉपर्टी, मेरी बात सुनो, अगर बोल दे A एंड B ना, सुन लेना, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया निकालो। तो सपोज क्वेश्चन ऐसे आएगा कि तुम्हें A और B ऐसे दो वेक्टर दे देंगे, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है, एरिया निकालो। तो सबसे पहले ये A क्रॉस B ऐसे निकाल दो। निकालने के बाद उनका निकाल दो मैग्नीट्यूड और डिवाइड बाय 2 कर दो। जैसे इसी का को मुझे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलिए, A क्रॉस B तो निकाल दिया, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ऐसा निकाल के बाय 2 कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। 7, अच्छा अगर ये A एंड B साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो बस यही करना पड़ता है। मतलब ये इतना जो करा था, पहले A क्रॉस B निकाला और ये निकाल देना, इतने में उसका एरिया हो जाएगा। बट ट्रायंगल पे 1/2 निकालना पड़ता है। बाकी ना क्रॉस प्रोडक्ट पे ज्यादा क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन तुम्हारे पास है। मेन डॉट के 14-15 क्वेश्चन थे। इसी लेवल पे देखना, एक सेक्शन वेक्टर का ये मेरे पास है जो हमें करना है। सर ये माइनस आएगा, आता तो माइनस है, बट -10 का स्क्वायर करके क्या होगा, 4 -4 -6। हाँ तो -10 हो जाएगा, -10 को ऐसे मल्टीप्लाई कर हो जाएगा। हमें बीच में तो माइनस ही आएगा। हाँ ये बीच में तो माइनस है, क्योंकि रूल ही है पहले इसमें डाउनवर्ड ऐसे मल्टीप्लाई करो, जैसे ये आया -4, बीच में नेगेटिव तो आएगा, फिर ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई, वो बीच का हमेशा माइनस होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मेरे पास अब सुनो, तो वेक्टर पे बच्चे एक पता माइंड बना, एक सेक्शन रहता है डॉट एंड क्रॉस और बेसिक वेक्टर का, जो मैंने कराया। इसके बाद अब सेकंड वो स्टार्ट मेरे पास होते हैं रिजल्टेंट। समझो, अब तुम फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे यार, प्रैक्टिकल सुनो, रिजल्टेंट होता क्या है। एक बॉडी पे अगर दो फोर्सेस काम करिए, F1 और F2, मुझे पता है बॉडी ना इधर जा पाएगी ना इधर जा पाएगी, वो कहीं यहां पे बीच में जाएगी, और जहां बीच में जाएगी वो दोनों फोर्सेस का क्या होगा, रिजल्टेंट। टीचर इसकी वैल्यू जानना चाहता है और किस एंगल, किस डायरेक्शन से गया। अच्छा, इन दो फोर्सेस के बीच का एंगल थीटा था, इसकी वैल्यू क्या रही, रिजल्टेंट की, और किस एंगल से गया। अब इसी को फोर्स को अगर मैं A और इसको B मान के चलो, तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले मेरे पास आया ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ और पैराग्राम लॉ, स्टेट एंड प्रूफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या स्टेट एंड प्रूफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। पहली बात तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो पक्का आएंगे वो, ना तो उनसे रिलेटेड रिजल्टेंट के फॉर्मूला आएंगे। या मैं ड्राइव करने से पहले ही बता देता हूं रिजल्टेंट का फॉर्मूला, जो आगे भी बहुत यूज हुआ, वो मेरे पास ये आने वाला ड्राइव पे कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं किस एंगल से गया, ये tan बीटा का फॉर्मूला होता है। यहां वैसे भी याद होने चाहिए न्यूमेरिकल पर्पस करने में, वो ये आने वाला है। और इसी पे सुन लेना, इसी पे स्पेशल केस ये वाला बहुत लगता है, तो याद रखना तुम्हारे पास कि अगर यही A और B कंपोनेंट के बीच का जो एंगल हो 90 डिग्री हो, तो जहां जहां पे थीटा है वहां पे 90 रख दो, तो तुम्हारा अपने आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला A + B² बन जाएगा, एंड tan बीटा का फॉर्मूला B/A बन जाएगा अगर 90 डिग्री वाला स्कोप होगा तो। ठीक है, ओके, चलो अब मैं थोड़ा फास्ट मोड पे डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं। हमारे पास कैसे थी, अगर A कंपोनेंट B कंपोनेंट
ये लग रहे हैं, मैं नाम दे रहा हूं तुम्हारे पास M N, इनका रिजल्टेंट ये R है, L, और एक कंस्ट्रक्शन करके मैंने K पॉइंट कर दिया 90 डिग्री पे। सुनो, ये A और B के बीच का एंगल है और रिजल्टेंट का एंगल बीटा, ये वाला रिजल्टेंट का एंगल होता है। सुनो अब तुम खुद देखो बच्चे, पाइथागोरस से रहो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मैं सुनो बच्चे शॉर्टकट वे पे ड्राइव कर रहा हूं, रिटेन करा रहा हूं, सुन लेना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर एल के का स्क्वायर प्लस बेस एम के का स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एम एल, एम से लेके एल की वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू आर है। सुनो यहां से ना एल की वैल्यू निकालो, ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो, मैं वही कह रहा हूं, शॉर्ट फेस दिखा रहा हूं मैं, ये छोटे ट्रायंगल पे एल के, इसको निकालना है इन टर्म्स ऑफ बी, तो ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्वेश्चन मार्क परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क की आने वाली बी साइन थीटा। ये क्वेश्चन मार्क कहां पे गया था, एल के, तो इसकी वैल्यू मैंने निकाली आने वाली बी साइन थीटा। एन के पता पूरा एन से लेके के तक, इतना तो ए पता है मुझे बच्चे ये नहीं पता एन के। अब 2 मिनट के लिए इसको अगर मैं क्वेश्चन मार्क मानूं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा, तो ये क्वेश्चन मार्क यहां पे आने वाला है b cos थीटा। क्या क्वेश्चन मार्क इतना, अच्छा b cos थीटा क्या, ये b cos थीटा प्लस a कर दो पूरा हो जाएगा, तो a प्लस b cos थीटा, ये बच्चे मेरे पास टोटल वैल्यू होगी m k की। क्लियर बनी, कुछ मत करो। अब तुम कभी डायरेक्शन देखना, क्वेश्चन क्या था, मैंने इसका पूरा होल स्क्वायर ओपन करा था, मिक्सअप करा था, मिक्सअप करके तुम्हारा अपना ड्राइव के रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला आया था, और इस पे जब तुम tan बीटा करोगे ऐसे खुद देख लो, यहाँ पे tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan बीटा परपेंडिकुलर एल के, अभी एल के कितना आया था, बी साइन थीटा, और पूरा बेस ये जो आया था पूरा a प्लस करके कितना आया था, a प्लस बी cos थीटा। और मजेदार बात सुनो, जब इसका पैराग्राम लॉ आता है तो उसमें मैंने कहा था अगर तुम ये दो साइड ऐड करोगे तो हो गया पैराग्राम, तो मैंने कहा था मजेदार बात क्या है, बनाओ पैराग्राम, इस साइड को ध्यान मत दो, डायरेक्शन आंख बंद करके ये करके आना, तो मजा यार एक ही डायरेक्शन दोनों में काम कर रही है और दोनों ही 5 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ये भी सुन लो, ये भी सुन लो, अगर इसके न्यूमेरिकल आएंगे, अब ऑब्वियसली तो मैं एक क्वेश्चन नहीं करा सकता, बट आइडिया क्लियर कर रहा हूं, इसके न्यूमेरिकल कैसे थे देखो, जैसे या तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, देखो जी 10 न्यूटन फोर्स 8 न्यूटन फोर्स आर एक्टिंग एट अ पॉइंट मेकिंग 60 डिग्री विद ईच अदर, ऐसे देखो, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, तो यही फॉर्मूला लेगा जहां सब लोग, जहां पर भी a यहां पे 10 रखने वाला हूं, जहां पे b यहां पे 8 रखने वाला हूं, और दोनों के बीच का एंगल 60 है, तो रख के निकल जाएगा। अच्छा डायरेक्शन पूछा था, कोई बात नहीं, जहां जहां पे b है 8 रखूंगा, जहां पे a है 10 रखूंगा, और थीटा थीटा मेरे पास क्या होगा 60। क्लियर है बच्चों, ओके। या फिर ऐसे देते हैं, सुनो जैसे मेरे पास है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन, सुनो अब एक्सक्यूज मी, a car is moving towards east with the speed of 50 meter per second, another car is moving towards north with the 70 meter per second, calculate the resultant velocity, तो अगेन बच्चे देखो ये दोनों के बीच में 90 डिग्री है, स्पेशल केस लेगा, किसी एक को a वाला मान लो, किसी को b को b वाला मान लो, तो सबसे बात है यहाँ पर जहां पे भी a है 50 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर निकल कर रिजल्टेंट, एंगल भी निकालना है तो b की जगह 70 a की जगह 50, तो अब ऐसे करके मैंने 7-8 क्वेश्चन तुम्हारे पास कराए हुए हैं। तो या तो बच्चे पता है ऐसे देख के चला करो कि मेरे पास वेक्टर पढ़ना है तो एक सेक्शन है बेसिक वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, या तो उससे क्वेश्चन आएगा, या दूसरा रिजल्टेंट पे ट्रायंगल लॉ पैराग्राम लॉ प्रूफ करने के लिए, अदरवाइज उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूला आए तो उससे रिलेटेड आएगा। थर्ड यार वो इतना सिंपल है, वो इतनी बार पढ़ चुका है तुमने, वो तुम्हें समझ में आएगा। थर्ड होता है रिजॉल्वेशन, जो हम रिजॉल्व करते हैं, वो बेसिक आइडिया है, अगर कोई भी इंक्लाइंड फोर्स मेरे पास होती है मेकिंग एंगल विद सम एक्सेस एक्स और वाई के साथ, तो हम जो एक्स के साथ एंगल है उसको कॉस वाला कंपोनेंट देते हैं, जहां पे एंगल नहीं है उसको क्या बोलते हैं साइन कंपोनेंट। कुछ बच्चे ना फिक्स मान के चलते हैं कि कॉस वाला हमेशा हॉरिजॉन्टल पे आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यही मेरे पास फोर्स एंगल वर्टिकल के साथ बना रही होती है तो यहां पर कॉस वाला कंपोनेंट आएगा और यहां पे साइन वाला आएगा, मगर ये चीज तुम्हारी कभी खत्म ही नहीं हुई, ये तुम्हारी लॉज ऑफ मोशन हर जगह चलती है, तो रिजॉल्व करना ऑलमोस्ट सबको ही आता है। तो मेन अगर तुम मुझसे पूछोगे ना वेक्टर, दो चीज पे ज्यादा चलता है, रिजल्टेंट वाली डेरिवेशन न्यूमेरिकल पे और उससे पहले डॉट प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस पे। तो ये है दैट्स ऑल हमारा वेक्टर। अच्छे क्वेश्चन हमेशा रहेंगे, कुछ ना कुछ डाउट आ सकते हैं, डाउट तुम पूछोगे, बट अदरवाइज वेक्टर में यही मेरे पास है। अब सुनो मजेदार, बच्चा जितना डरता है प्रोजेक्टाइल, नेक्स्ट सेक्शन जो मैंने कहा था मैं एक फ्रेम में दिखाने वाला हूं, और
यही बड़ा मजेदार लॉजिक है। सुनो, मेरे पास अब जो बारी आती है प्रोजेक्टाइल की, देखो शॉर्ट वे पे रिटेन करने का तरीका क्या है? एक तो टीचर इतना बेकार हमारे माइंड पे डाल देते हैं, सुनो प्रोजेक्टाइल बच्चे, तो प्रोजेक्टाइल का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्सक्यूज मी, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज की डेरिवेशन कर लो और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लो। मैं क्लियर कर देता हूं बच्चे तुम्हारे पास, मैंने भी 11th की जो एक इंपॉर्टेंट लिस्ट भेजी हुई है, उस इंपॉर्टेंट लिस्ट में मैंने भी बोला हाँ ये डेरिवेशन उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, मुझे पता शायद आएगा भी उसमें, मगर यार पढ़ाने के साइंस में सुन लो, नहीं पढ़ाने के साइंस में एक्चुअली प्रोजेक्टाइल क्या है मेरी बात सुनो। पहली बात तो जब भी कोई बॉडी को, सपोज तुम किसी टावर पे हो और एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो जब बॉडी ट्रेवल करे तो ट्रेवल जैसे यहां पहुंची, तो ट्रेवल करते करते वो कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कर रही है, कुछ वर्टिकल डिस्टेंस कर रही है। तो मेरे पास जहां पर भी, सुनो इसको एक इमेजिनरी प्लेन कंसीडर करो, जब भी बॉडी एक्स वाई दो एक्सेस एक साथ ट्रेवल करती है मोशन पे, दिस इज कॉल्ड टू डायमेंशन मोशन। तो मोशन इन अ प्लेन या उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। मैं पार्क के एक कोने में हूं, अपने फ्रेंड को बॉल थ्रो कर रहा हूं, ये बॉल जैसे आगे आगे बढ़ती जा रही है, तो वो सुनो कुछ हाइट, जैसे पहले इसमें इतनी हाइट थी, इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था, यहां पर हाइट बढ़ गई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी बढ़ गया, इधर पहुंच के और हाइट बढ़ गई, ये बढ़ गया, तो एक्स भी बढ़ते जा रहा है, वाई भी बढ़ते जा रहा है, देख रहे हो? तो अगेन टू एक्सिस चेंजेस, दैट मींस प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मेरी बात सुनो, इसको करने का तरीका क्या था, प्लीज यही पे कॉन्सेंट्रेटेड रहना और समझना। एक्चुअली करने का तरीका क्या है, पेपर पे जब भी क्वेश्चन आएगा, सुनना प्लीज, यहां पे 3 टाइप्स है, एक्सक्यूज मी, यहां 3 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप मेरे पास है, अगर टॉप टू डाउन हॉरिजॉन्टल थ्रो कोई करता है, टॉप टू डाउन हॉरिजॉन्टल थ्रो कोई करता है, तो ये वाली टाइप एक्टिवेट हो जाएगी। मैं साथ में 1-2 क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना। मेरे पास जैसे क्या हुआ, यहां देखो बच्चे ना रट्टूफाई करते हैं इसको, फॉर में रट्टूफाई मत करो प्लीज सुनो। मैं टावर के टॉप पे हूं, एच हाइट ऊपर हूं और चीज को हॉरिजॉन्टल थ्रो कर रहा हूं। बच्चे जब तुम हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हो ना, सारी स्पीड हॉरिजॉन्टल में है, अच्छा वो एस डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल पे और एच हाइट ट्रेवल करके यहां पे गिरती है, वेलोसिटी v मेरे पास है। अगर इसको तुम ब्रेक करोगे तो इसको रिजॉल्व करके कुछ कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल पे होगा, कुछ वर्टिकल पे होगा। हिटिंग एंगल अगर ये बीटा है तो वर्टिकल अपोजिट ये भी बीटा होगा। अब कहानी स्टार्ट होती है, प्लीज ये देखो। अब बच्चे रट्टूफाई करते, प्लीज रट्टूफाई मत करना, इसको अंडरस्टैंड करना। सुनो, वर्टिकल एक्सिस पे क्या फंडे चलेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या फंडे चलेंगे, इसको बिल्कुल ध्यान से देखो। सुनो, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्म अप्लाई मैं कर रहा हूं, बट ये वर्टिकल है तो दिखाने के लिए बेस पे y बाय रख दूंगा। अच्छा t के बेस पे मत रखना, टाइम कभी अलग अलग होगा, टाइम हर जगह सेम ही रहता है। अच्छा यहां पे जो वर्टिकल हाइट, इस पूरे इसमें जो वर्टिकल हाइट ट्रेवल हो रही है वो h है यार। सारी स्पीड ये देखो हॉरिजॉन्टल पे दी थी, वर्टिकल पे इनिशियली कुछ नहीं दिया था, और एक्सेलरेशन मेरे हाथ से चीज जब छूट जाती है और हवा में होती है तो ग्रेविटी लगती है। ये सारी वैल्यू डाल दो तो इसकी वैल्यू h है, u y हो गया 0, प्लीज देखते रहो, और ये g है हाफ jd स्क्वायर। ठीक है बच्चे सुनो, इसके आने के बाद अगर हिटिंग के बाद वर्टिकल वेलोसिटी कितनी रहेगी तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, प्लीज देखते रहो। uy 0 है, ay g है, तो vy मेरे पास आएगा gt। अब इधर आ जाओ, हॉरिजॉन्टल पे आ जाओ, सुनो इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई करो। हॉरिजॉन्टल है बच्चे तो x x x, हॉरिजॉन्टल पे डिस्टेंस कितना करा, s करा, ux मैंने बताया था सारी स्पीड ये इनिशियली ये है, और एक्सेलरेशन ओनली ग्रेविटी से आती है, उसका इफेक्ट हॉरिजॉन्टल पे नहीं होता। सोच के देखो, कभी कोई ग्रेविटी किसी को मार कर ही है, अगर गिराऊंगा तो ऐसी ग्रेविटी लेगी, ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल थोड़ी खींचेगी, तो ग्रेविटी का पूरा रोल वर्टिकल के अंदर आ गया, हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या ग्रेविटी का रोल है, कुछ भी नहीं, मेरे पास 0। ठीक है अच्छा अब मेरी बात सुनाइए, सारी वैल्यूज पुट करो, तो ये s है, ये u है और t है, बाकी ax वाला कंपोनेंट 0। प्लीज देखते रहो vx, और पता है जिसको ये फ्रेंड समझ पाता है उससे आगे प्रैक्टिकल समझना बड़ा इजी होता है। भाई मैंने दिखा दिया ux u है और ax तो 0 होने वाला है। सुनो
जब भी टीचर हिटिंग वेलोसिटी पूछता है बच्चों को लगता है Vx पूछ रहा है Vy पूछ रहा है, नहीं वो V होती है। यहां से Vx और Vy निकल गया तो मैं V बड़े प्यार से निकाल दूंगा। अभी पढ़ के आए रिजल्टेंट A कंपोनेंट B कंपोनेंट 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो A कंपोनेंट का स्क्वायर B कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट, एंड अगर मैं tan बीटा ये भी निकालना चाहूं 90 डिग्री वाले केस पे वर्टिकल बाय हैंडल ऐसे करके लिखना। सुनो अभी जो फॉर्मूला है, अब सबसे पहली बात सुनो, जब मैं कराता हूं मैं बच्चों को क्या बोलता हूं, गलती किस चीज की है। बच्चे ये जो सर्कल है ना इन वाले फॉर्मूले को रटने लग जाते हैं। सुनो अगर पेपर पे क्वेश्चन आया और तुमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, मेरी बात सुन लेना, आंसर आ जाएगा, तुम्हें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ये पैटर्न दिखाने की मांग से, क्यों? क्योंकि टीचर ने इसको डेरिवेशन कंसीडर नहीं करा है। हमारे कोर्स में वो कहता है लॉजिक पढ़ो, ये डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन नहीं है तो तुम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। जब पेपर में आएगा तो तुम्हें ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो गलती ये मत करो, इनको याद मत करो। ये याद करने वाली चीज है कि टॉप टू डाउन का अगर क्वेश्चन आएगा हॉरिजॉन्टल थ्रू वाला तो ऐसे पे uy 0 होता है, वर्टिकल पे ग्रेविटी पूरी ay बन जाती है, और हॉरिजॉन्टल पे जो स्पीड देख रहे हो तो ux होती है, और यहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है, ये याद करने वाली चीज है। अब तुम देखो जिनको ये आता है ना फ्रेम, वो बच्चों वाले क्वेश्चन लगते हैं। फिर जैसे देखो मैंने क्वेश्चन दिया और समझो, टेक्निकल समझो, लैंग्वेज ऐसी आएगी। एक्सक्यूज मी, मैं क्वेश्चन पढ़ के लैंग्वेज कैसे हो जाएगी। सुनो, a ball is projected with the speed of 50 मीटर पर सेकंड। a ball is projected horizontally, मेंशन होगा, from top of a tower 90 मीटर high, it reaches on the ground। अब सुनो, कुछ भी पूछ, कुछ भी सुनो। सपोज उसने फर्स्ट केस पूछा है, कैलकुलेट दी रीचिंग टाइम ऑन द ग्राउंड। अब वो तुम्हें याद होना चाहिए, देखो टाइम का फॉर्मूला यहां बना है। प्लीज डायरेक्ट यूज नहीं करोगे, तुम ये लिखोगे, ये लिखोगे, यहां पहुंचोगे। ऐसे सुनो, हवा में यहां पहुंचने के बाद h की वैल्यू को कंपेयर करो। h तुम्हें कितना देना है, 90, ग्रेविटी 9.8 तो क्या निकल जाएगा, t। पहले किस डन। सेकंड पूछेगा फाइंड द हिटिंग वेलोसिटी। मैंने पहले कहा था हिटिंग वेलोसिटी ना vx होती है ना vy होती है, वो v होती है। तो v निकालने से पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, vx vy। क्या प्रॉब्लम है, ऐसे लिखना, दिखाना uy 0 ay g, ये बना दोगे यार। अभी फर्स्ट पार्ट में t निकाला था, t यहां रखना, g के लिए 9.8 vy निकल गया। इसी तरह ये लिख के यहां ना जो u है, u यही तुम्हारी vx बन जाएगी 50, दोनों की वैल्यू रखना v। अरे ये क्या, मुझसे वो एंगल पूछ लेता तो मैं एंगल भी निकाल देता, vy vx तो मेरा निकला पड़ा हुआ है। मैक्सिमम बता रहा हूं, इतना सारे केस कभी नहीं पूछते। फोर्थ वो ये भी बोल देता है आल्सो कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मुझे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, यहां तक पहुंचूंगा, u की वैल्यू 50 है और देखो t तुमने पहले से निकाला है तो s भी निकल जाएगा। बच्चे इससे ज्यादा पूछ ही नहीं सकता। अब तुम कभी देखना, कभी मैंने वो ऐसा वाला क्वेश्चन कराया है, काफी मैंने ये कराया है। सुनो, एक प्लेन फ्लाई कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड एंड ड्रॉप्स अ बॉम्ब। वो बॉम्ब ऐसे करके यू गिरता है और ये 2 किलोमीटर ऊपर फ्लाई कर रहा था। यहाँ पे समझो जो 2 किलोमीटर है वो h का काम कर रहे हैं, ये क्या दे रखा है u। ये चीज होगी तो u पता है और h पता है। और बच्चों थोड़े प्लेन वाला क्वेश्चन आ गया था, अरे वो कंफ्यूज कर रहे हैं। जो पूछ रहे पूछो, मैं जैसे भी इधर बताया था वैसे सारी चीजें बता सकता हूँ। तो ये फ्रेम याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेम याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास। क्लियर बात है। तुम्हें पेपर पे क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर चीज ऊपर से नीचे आनी हॉरिजॉन्टल थ्रू के साथ, ये वाला फ्रेम एक्टिवेट होगा। बार बार कहा फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना, ये पैटर्न अप्लाई करना कि कहां uy 0 कहां पे ux u और ax 0 है। इस तरह करके फिर फॉर्मूले की वैल्यू डालनी है। क्लियर है। अच्छा, ये टाइप 1। अब जरा टाइप 2 की तरफ आओ। इसके बाद नेक्स्ट देखना इजी होता है। अब देखो अगर मैं टाइप 2 की तरफ आऊंगा तो टाइप 2 पे मेरे पास था टॉप टू डाउन इंक्लाइंड थ्रो। डायग्राम को फील करो। अगर कोई टॉप ऑफ द टावर पे कोई चीज को पहले हम हॉरिजॉन्टल थ्रो करे थे, अब मैं u स्पीड से ऐसे किसी एंगल थीटा से थ्रो कर रहा हूं, तो ऐसे करके बॉडी ऐसे कर रही है। इससे क्या होगा बच्चे, यहां पे इसको रिजॉल्व में करूंगा तो u cos थीटा and u sin theta 2 कंपोनेंट्स बन जाएंगे। दिस इज एक्चुअली ux and this part is u। ठीक है। अब सुनो मजेदार बात सुनो। बच्चे बोलते हैं सर अभी एक फ्रेम याद करा था, एक और याद करना पड़ेगा। नहीं, तुम बच जाओगे। सुनो, जितने फॉर्मूले यहां पढ़े थे ये सब के सब सेम है। मतलब यही फॉर्मूले यहां पे भी लगाने ऐसे वाले क्वेश्चन पे। ये बहुत रेयर टाइप है। एक ही क्वेश्चन मैंने कराया था और बुक में भी ज्यादा नहीं, एक ही क्वेश्चन है मैंने।
इसके चांस है, इसके चांस बहुत रेयर है, बट है तो कोर्स में करना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन है, सुनो सुनो, ये सारे फॉर्म यहाँ पे एक्टिवेटेड है, सेम लेंगे एक्सेप्ट, हाँ एक्सेप्शंस है, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है, सुनो सुनो, पहले तुम इधर वाले में क्या करते थे, ये सारी स्क्रीन होल्डर की और वर्टिकल क्वेश्चन होती थी, बस अब ध्यान देना पड़ेगा, जहां पर भी u x आ रहा है वो u cos थीटा होगा, और जहां पर भी u y आ रहा है वो u sin थीटा होगा। तो प्लीज ध्यान रखना, जब तुम सपोज अब ये वाले फॉर्मूला लगा रहे हो, तो तुम पहले इस वाली कैटेगरी के अंदर u y को 0 लिखते थे, नहीं अब 0 मत लिखना, अब जहां पे u y है उसके जगह लिखना पड़ेगा, मतलब फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा फिर तुम्हारा, ये नहीं बनेगा इस पे u y की जगह u sin थीटा, बाकी वही a y g सब सेम है। ऐसे ही पहले यहां वाले में जहां पे ux आता था तुम लिखते थे u, उसके क्या लिखा करोगे u cos थीटा, बाकी सब कुछ सेम। और एक और चीज, इसमें एक वेरिएशन और होती है, जब भी चीज ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो वो कुछ डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल कर रही है और मेजर डिस्टेंस नीचे ट्रेवल कर रही है, इसको एक्सेलरेटेड मोशन पे एक नाम मैं देता था, एक तो ये एक्सेप्शन, एक दूसरा सुनो, इस मेथड को नाम देता था मेजर माइनर मेथड। उसमें क्या होता है, उसमें यूवाई वाली चीजों को, इसका इफेक्ट ओनली वर्टिकल एक्सिस के अंदर आएगा और कहीं नहीं आएगा, यूवाई को नेगेटिव लेना पड़ेगा और जहां पर ग्रेविटी आएगी प्लस लेना पड़ेगा। चलो ग्रेविटी तो हम प्लस ही लेते थे, मैं अभी बाहर नहीं कोई बात नहीं, आप प्लीज बता। मेरे पास देखो बच्चे, इसमें क्या है कि जो ग्रेविटी है ए वाई, वो तो ग्रेविटी पहले प्लस थी, अच्छा मैंने बताया ना यू वाई की जगह यू साइन थीटा लेना है, उसके आगे साइन लगाना पड़ेगा माइनस, और ये ओनली बस वर्टिकल के अंदर करना है, यहाँ के यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक ही क्वेश्चन था, तो यही फ्रेम अप्लाई करना है, बस इसका ध्यान रखते हो तुम्हारे पास। ये टाइप 2 है, अब बच्चे के लास्ट थर्ड टाइप प्रोजेक्ट को एंड कर देंगे। इसका एक ही क्वेश्चन था, देखोगे समझ में आएगा, बिल्कुल ऐसी है, बस ये चीजें अप्लाई करके। ओके, तो याद रखना पेपर में क्वेश्चन आएगा, बहुत ध्यान से पढ़ के देखना, क्या चीज ऊपर से नीचे हॉरिजॉन्टल थ्रो से आ रही है, ये वाला फ्रेम चलेगा, ऊपर से नीचे एंगल से आ रही है तो सेम है, बस ये एक्सेप्शन यूज करके चलेगा। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे पास टाइप है, मैंने खुद भी जो इंपॉर्टेंट मार्क करा हुआ है वो टाइप 3 है, और मुझे पता आनी वही है, पर यार ऐसा मत सोचो आने के लिए अगर इनसे आगे तो ये मत बोला सर हमने तो करी नहीं, मैंने करा रखी है तो आनी तो भी चाहिए। इसके बाद मेरे पास आता है टाइप 3, इसके बाद आता है देखो टाइप 3। टाइप 3 कहता है अगर चीज ग्राउंड टू ग्राउंड थ्रो करी गई है, या अगर मैं ग्राउंड से टॉप की तरफ थ्रो करता हूं, ग्राउंड टू ग्राउंड, मैं पार्क में हूं, मैं अपने दूसरे पार्क में थोड़ा दूर मेरा फ्रेंड है, मैं टेनिस की बॉल थ्रो करता हूं उसकी तरफ, वो कैच करता है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड थ्रो करेंगे। या मैं नीचे हूं एक बिल्डिंग के ऊपर, मैं एक स्टोन थ्रो करता हूं, ग्राउंड टू टॉप, वो सारे केसेस इसके अंदर आएंगी, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और सुनो, इसके अंदर की डेरिवेशन को डेरिवेशन माना गया है, तो इसकी डेरिवेशन भी आती है और इंपॉर्टेंट भी है। ग्राउंड टू ग्राउंड, जैसे मेरे पास एक केस है, किसी एंगल u से प्रोजेक्ट करेंगे, एंगल थीटा मेरे पास है, रिजॉल्व करोगे u cos थीटा, और यहां पर आने वाला u sin थीटा, ये तुम्हारा ux है, ये तुम्हारा uy है। अच्छा नेमिंग देते हैं a b c d a। सुनो, सबसे पहले मेरे पास आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना मुझे, कैपिटल T। सुनो नाम भी जाओ, पूरी फ्लाइट का टाइम, तो हम कैसे ड्राइव करते हैं इसको, सुनो हम बोलते हैं बच्चे सबसे पहले A से B का टाइम निकाल दो, ये आधा टाइम है, जितना ये होगा बाकी भी नेक्स्ट में उतना ही होगा। तो A to B जाने के लिए सुनो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AD स्क्वायर। A से B सुन लेना, A से B जा रहे हैं, बल्कि ये वाला मतलब इसमें इससे निकल जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी होती है 0, uy ये एक्सेलरेशन माइनस g, ऊपर आके ग्रेविटी नेगेटिव होती है इनटू t, तो बच्चे से t आ जाएगा u sin थीटा बाय g। बट प्लीज ध्यान रखो, ये तुमने आधा टाइम निकाला है, जो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो उसका डबल होगा, तो डबल कर दो 2u sin थीटा बाय g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारे पास यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, मैक्सिमम हाइट, भाई पूरे मोशन पे सबसे ज्यादा बड़ी हाइट ये आई थी h, उसकी वैल्यू क्या है, और ये कभी भी देख लेना ये हमेशा मिडिल पे आएगी, उससे पहले भी हाइट कम थी, उसके बाद भी कम होने वाली है, ये मिडिल पे आएगी। मिडिल पे आएगी तो अगेन बस A to B कंसंट्रेट करो, वहां पर कंसंट्रेट करो जब मिडिल आ जाए, तो तुमने S इक्वल टू u y
वाई वाई वर्टिकल पे फॉर्म अप्लाई किया, सुनो ये बन जाएगा एच। बच्चे जहां पे यू वाई आ रही है तुम देख सकते हो यू साइन थीटा मेरे पास है टी, यहां तक का टी मैंने अभी निकाल दिया देखो स्मॉल टी, प्लस हाफ एक्सलेशन ऊपर जाकर माइनस जी, और टी अभी टी निकाला है यू साइन थीटा बाय जी। बस इसको एस लेके देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये सिंप्लीफाई करने के बाद रिलेशन दिया था, ये था मैक्सिमम हाइट का रिलेशन। इसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब पूरे मोशन पे जितने हॉरिजॉन्टल रेंजेस आता है एसी 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 लेके सी, तो उसमें हॉरिजॉन्टल वाला फॉर्म अप्लाई करो, ये वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आर रहेगा ux, जो ux मेरे पास है u cos थीटा। बच्चे यहाँ पे जो t आया है ना, ये पूरी यहां से ac तक पूरा टाइम हो जाएगा, पूरा टाइम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। और देखो पीछे का फंडे भूलना मत, ग्रेविटी का हॉरिजॉन्टल इफेक्ट कितना होता है ax 0, अभी पीछे टाइप 1 पे टाइप 2 पे भी कंसिडर किया। तो मैंने ऐसे बोला, ऐसे नहीं उधर के यहाँ पे हेल्प नहीं करते, मैथड हेल्प करते हैं। अब मेरी बात सुना, r इक्वल टू देखो u और u बन जाएगा u स्क्वायर, बाकी 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा बन जाता है बच्चे, एंड अपॉन में g, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो पहली बात तो बच्चे सुनो, यहां के क्वेश्चन पे तुम्हें अलाउ है डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करना, डायरेक्ट अप्लाई करना। क्यों? क्योंकि इनको डेरिवेशन माना गया, जो पहले वाले को नहीं माना गया तो उसमें तुम्हें दिखाना पड़ता है। इसमें टीचर बोलता है यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली टू न्यूमेरिकल्स बिकॉज these expressions are considered as derivations, इनको डेरिवेशन माना गया। ठीक है, ओके। अच्छा इसमें डेरिवेशन होती है बच्चे भूल जाते हैं, आ जाती है मेरे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, या जिसमें हम प्रूफ करते हैं कि इसका पैराबोलिक मोशन होता है। उसमें क्या लेते हैं, एक छोटा सा मोशन दिखा देते हैं कि बॉडी इस तरह प्रोजेक्ट करेगी, u की स्पीड मेरे पास है वही थीटा है, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल स्पीड ux है, और u sin थीटा वर्टिकल स्पीड uy है। अच्छा सपोज वो ट्रेवल करके यहां पे पहुंचे, ये पॉइंट x y है, दैट इज ये x लेंथ और ये y है। सुनो पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करो, तो इधर से इधर जब ट्रेवल करा हॉरिजॉन्टल की बात, तो sx इक्वल्स टू uxp हाफ xv स्क्वायर। सुन लेना, हॉरिजॉन्टल इधर से इधर डिस्टेंस कितना करा, x करा, ux कितना है u cos थीटा इनटू t, प्लस वही बात ग्रेविटी होती नहीं यहाँ पे, तो t की वैल्यू हो जाएगी x बाय u cos थीटा। वर्टिकल की बात बच्चे करोगे तो अब इधर से इधर जाएंगे वर्टिकल, तो वर्टिकल के लिए फॉर्म अप्लाई करो, तो वर्टिकल पे ये चीज मेरे पास y है, इधर तक पहुंचने तक y ट्रेवल हो रहे हैं, जहां पे u y आ रहे हैं देख सकते हो u sin थीटा, और यार t अभी तुम्हारे सामने निकाला हुआ है x बाय u cos थीटा, प्लस हाफ ऊपर जाते हुए एक्सलेशन माइनस g होगा, और t अभी निकाला हुआ है x बाय u cos थीटा स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करोगे y इक्वल टू u और u कैंसिल हो रहे हैं, तो x tan थीटा sin बाय cos tan बन जाएगा, इधर देखो माइनस g x स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर cos थीटा। इसको इक्वेशन को हम पैराबोलिक इक्वेशन कहते हैं, प्रूफ करता है पैराबोलिक पार्ट ट्रेवल करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात ये डायरेक्शन कोई ना कोई आएंगी, पूरी 5 नंबर 3 नंबर की। ठीक, मैं एक दो न्यूमेरिकल निकाल के इसको थोड़ा और क्लियर करता हूं। देखो अगर इसको एक दो न्यूमेरिकल निकाल इसके कैसे कैसे आते हैं, इधर देखो बच्चे, इसके कुछ ऐसे न्यूमेरिकल थे, जैसे मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया है, सुनो ये है, समझो ये रेंज है, ये मैक्सिमम हाइट h है, और इधर से इधर पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया, t का आ गया 2u sin थीटा बाय g आ चुका है मेरे पास, h मेरे पास u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g आ चुका है, और r मेरे पास u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g आ चुका है। मैं 3 क्वेश्चन कराता हूं, ऐसे सुनो। एक क्वेश्चन आया, सुनो, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। क्लियर क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन, कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट हॉरिजॉन्टल रेंज। मजेदार क्वेश्चन है। सुनो, प्रोजेक्टेड स्पीड और थीटा दे चुके हैं, तुम सारे फॉर्मूले देख लो। g तो मुझे 9.8 पता है ना, मुझे बस u और थीटा पता होना चाहिए। अगर ये निकालना है तो u की जगह पे 40, यहाँ पे sin 30, बाकी 9.8 पता है, 2 नंबर पता है, निकल जाएगा। ऐसे यहाँ पे 40, यहाँ पे 30, ये निकल जाएगा। g तो 9.8 पता है, इस पे यहाँ पे 40, हाँ ये ध्यान रखना, 2 इंटू ये 30 पता है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 60, sin 60 की वैल्यू और 9.8। ये है सिंपल क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन मेरे पास आता है, सुनो बच्चे, कि लाइक एक टावर मेरे पास है, प्लीज सुन लेना,
39.2 मीटर हाइट का है, इससे 78.4 अवे फ्रॉम द ग्राउंड साइड अ बॉय प्रोजेक्ट्स अ बॉल विथ सम स्पीड एंड एंगल। अब देखो सुनो, उसने आफ्टरवर्ड डिस्टेंस नहीं बताया तो डिफॉल्ट में मान के चलते जितना आगे हुआ उतने पीछे होगा। जब टीचर नहीं बताते, मैंने कहा था एजम्पशंस होती है। तो सुनो, अब टीचर नहीं बोलेगा, तुम खुद गेस करो। अब इस डायग्राम देखो, ग्राउंड टू ग्राउंड थ्रो है, तो ये वाली जो चीज काम करेगी इसका काम करेगी मैक्सिमम, तो इसको मैक्सिमम क्यों रख दो। तो काफी टीचर नहीं बोलता, तो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, प्लीज देखते रहो। अच्छा 78.4, ये इन दोनों को ऐड करोगे तो पूरी क्या बन जाएगी, रेंज। तो डबल ऑफ 78.4 इज रेंज, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। सुनो, इसमें पूछा था कैलकुलेट प्रोजेक्टेड स्पीड एंड एंगल। बच्चे अब सुनो, क्वेश्चन टू क्वेश्चन है, तुम्हारी दो क्वेश्चन बन गए, अब तुम कैसे सॉल्व करना करो। कोई बता सर मैं यूज करके उठाकर यूज कर पे रख दूं या इसके उस पर रख दूं, हाँ कैसे भी करो तुम्हारी मर्जी। बट इस पे बेनिफिट था, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, तुम खुद देखो, ये जी कैंसिल आउट, यूज कर कैंसिल आउट। ओके, अब मेरी बात सुना, साइन 2 थीटा अगर खोल दो तो ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे एक साइन कैंसिल आउट। तो सुनो, ऊपर एक साइन बच रहा होगा, सॉरी 2 होता है, ये 2 बच रहा होगा, नीचे 2 और cos थीटा बच रहा होगा, और इधर देखो 39.2 का डबल ये होता है, तो यहाँ पे 2 into 2 बच रहा होगा। अच्छा ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 1 इक्वल टू साइन बाय कॉस tan थीटा, और ये यहाँ पे थीटा तो आ गया 45 डिग्री। ये थीटा किसी ये रख दो, ये पे रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 39.2 इक्वल्स टू सुनो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 45 डिग्री आ गया, अपॉन में 2 into g था 9.8, तो साइन 45 की वैल्यू उनकी सबको ट्रांसफर करना, u स्क्वायर है, अंडर रूट लेके u की वैल्यू निकल जाएगी, बस खत्म। या मेरे पास क्वेश्चन है, सुनो, टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, सुन लेना, विद द सेम स्पीड 39.2 मीटर पर सेकंड, दोनों की स्पीड है, इसकी इतनी इसकी है, एक का अंदर प्रोजेक्टिंग थीटा है, दूसरे का प्रोजेक्टिंग 90 माइनस थीटा है, such that second ball goes 50 मीटर above the first ball, जो भी फर्स्ट बॉल की हाइट है उससे 50 मीटर अबव जाता है। तो बच्चे देखो, वो तुम्हें खुद पता चलेगा। टाइम की बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला काम करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें तो रेंज, हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट। अब इसमें क्या है, फर्स्ट बॉल के लिए फॉर्मूला अप्लाई करो, इसकी h, अच्छा ये तुम्हें बोला है कैलकुलेट देयर इंडिविजुअल हाइट, दोनों की हाइट बताओ, तो ये h पता चलता है, फर्स्ट की हाइट दूसरी में तो 50 ऐड करके निकल जाएगी। ओके, तो फर्स्ट के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया मैक्सिमम हाइट का, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी, वैसे u पता है मुझे पर बाद में यूज करेंगे। सेकंड बॉल के लिए देखो हाइट क्या होगी, h प्लस 50 फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर, उसका दूसरे का एंगल ना थीटा नहीं था, 90 माइनस थीटा प्रोजेक्टिव 2g, इसको सिंपलीफाई करो तो ये h प्लस 50 u स्क्वायर cos का थीटा बाय 2g। अब मैं बच्चों को ये समझा रहा था, जैसे 2 क्वेश्चन है ना, काफी जगह में डिवाइड करके बेनिफिट मिलता है, काफी में ऐड करके बेनिफिट मिलता है, प्रैक्टिस से होगा, और फिगर मत करो, जो मैंने कराया वैसे क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं इधर दोनों को ऐड करूं, खुद देखना, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो, 2h प्लस 50, राइट हैंड साइड देखो u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर 2g दोनों में कॉमन है, एडिशन करने में अंदर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आ रहा हो, तो मुझे पता है बेनिफिट क्या मिल रहा है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1। या मैंने u की वैल्यू डाली थी, u की दोनों की स्पीड 39 दे रखी है क्वेश्चन में, 39.2, तो u की 39.2 दे रखी है, अपॉन में 2 into g 9.8, ये तो 1 हो चुका है, यहाँ पे 2h प्लस 50, बड़े प्यार से इस पूरी क्वेश्चन में क्या सॉल्व करके आने वाला है, h आ गया, फर्स्ट बॉल की हाइट आ गई, सेकंड में क्या ऐड कर दोगे 50। तो इस तरह से इसके मैंने कुछ 7-8 क्वेश्चन करा रखे। अब मुझे पता है इन्हीं के क्वेश्चंस आएंगे और ये डायरेक्शन है, मगर यार एटलीस्ट ये थोड़ी कि मैं बाकी दो टाइप पढ़ के नहीं जाऊंगा। तो अब सुनो, जब मैं पेपर में बैठता हूँ प्रोजेक्टाइल पे, तो या तो मैं देखूंगा टॉप टू डाउन हॉरिजॉन्टल थ्रो है, टाइप 1 लगाऊंगा, सेकंड टॉप टू डाउन इंक्लाइन थ्रो है, टाइप 2 लगाऊंगा, ग्राउंड टू ग्राउंड है, ग्राउंड टू टॉप जा रहा है, तो ये फॉर्मूला एक्टिवेटेड, और इनको डायरेक्ट यूज कराया जा सकता है क्योंकि इनकी डेरिवेशन को डायरेक्शन मानेंगे, तो या तो इनकी डेरिवेशन आएगी या इनसे रिलेटेड मैंने कराएंगे। एंड पार्ट मैं तुम्हारे पे छोड़ूंगा क्योंकि उतना टफ नहीं है, कल भी मैंने तुम्हें रोटेशन मोशन पढ़ा चुका है रिवीजन, और इसका भी मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा तुम्हारे पास वीडियो, ताकि जो बच्चे नहीं भी आए उनको भी दिख जाए अगर वो एग्जाम से बिजी है, क्योंकि मैक्सिमम के काफी बच्चों के एग्जाम अब चल भी रहे हैं और हो भी चुके हैं। सुनो बच्चे, मेरे पास इस पे एक छोटा सेक्शन था, बट अब वो तुम्हें सिंपल है, सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो चीज बेसिक है, बल्कि रोटेशन मोशन से पहले यहां भी आ चुका था। अगर कोई चीज घूम रही है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं थीटा। फिर आता है उसकी जो घूमने की स्पीड है उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं ओमेगा, ये पहले से आ जाता है।
डेफिनेशंस थी। अच्छा, और घूमने के एक्सेलरेशन को बोलते हैं अल्फा। और प्लीज याद रखना इधर एक एक दो नंबर की डेरिवेशन आई थी। जो नॉर्मल वेलोसिटी v होती है और एक घूमने वाली ओमेगा इनके बीच में रिलेशन हमने यहीं पे ट्राई किया था कि v को r ओमेगा या ओमेगा r। और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होती है अल्फा होता है, इन पे भी ये छोटी छोटी दो तीन लाइन की डेरिवेशन है। यहाँ पे खतरनाक डेरिवेशन हो तो मैं ऑलमोस्ट रेक्टिफाई करनी पड़ेगी, वो ध्यान से सुन लेना। एंड पे चीज आती है बच्चों को याद भी नहीं रहती, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन है। मैं अभी भी कराऊंगा, उसके बाद तुम्हें रटना ही पड़ेगा, तो प्लीज अपने लेवल पे देखना। वीडियोस भी अपलोडेड है वैसे भी, और तुम जानते हो उसके लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसका फॉर्म v स्क्वायर बाय r ड्राइव होकर आता है मेरे पास। प्लीज सुन लेना, या तो, और ये बच्चों को पता नहीं है प्रोजेक्ट के एंड पे कराई गई थी इसके अंदर, तो या तो ये डेरिवेशन आएगी, अगर ये नहीं आए तो काफी बार चैप्टर लॉज ऑफ मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स की डेरिवेशन आती है। अब बच्चे बोलते सर आपने तो कराई नहीं थी, तो मैंने तब भी बोला था दिमाग मत लगाओ, जो प्रोजेक्टाइल के एंड पे सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल की डेरिवेशन करिए, पूरी डेरिवेशन वो करके दिखाओ। तो पहले बस एक चीज उसके बाद बोल दो कि सेंट्रीपिटल फोर्स या फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां डालोगे तो किसका फॉर्म हो जाएगा? तो इसीलिए याद रखना सेंट्रीपिटल फोर्स का भी फॉर्म ड्राइव करने के लिए आ सकता है और एक्सेलरेशन का भी, तो दोनों चीज निकलेगी यहां से। क्लियर पार्ट ये? तो ये अपने एंड पे देखना तुम्हारे पास। दैट्स ऑल, ये था तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वेक्टर प्रोजेक्टाइल यहाँ पे एंड होता है। मैं अवॉइड करूँ बच्चों को आना जाना, टाइम वेस्ट ना हो, टोटली एक मिनट एक सेकंड पे पढ़ने पे लगाओ। प्रॉब्ली देखता हूँ कल परसों जो टाइम निकलता है, तो आने वाले 3 डेज के अंदर मैं देखता हूँ 1-2 क्लास अगर मैं अरेंज करूँ तो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा सुन लेना। ये मैंने करा दिया, फिर मैं लॉज ऑफ मोशन उतरूंगा, एफवीडी और फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें क्लियर कर दूंगा, और हो सका तो ग्रेविटेशन या वर्क पर एनर्जी उसके नेक्स्ट पे क्लियर कर दूंगा। अगर तुम सोच के देखो तो मैंने कहा था क्लासेस पे कि यार थर्मोडायनेमिक ऑसिलेशन वेव तो एंड तक पढ़ा है तुमने। मैं बीच में टॉपिक घुस के ना एग्जाम से पहले शॉर्ट वे पे रिविजन करने वाला हूँ, तो सोच के देखो। अगर काइनेमेटिक्स में आज हमने वेक्टर और तुम्हारे पास प्रोजेक्टाइल कर दिया, उससे पहले वाले पार्ट तो स्पीड वेलोसिटी वाले वो सिंपल है। उसके बाद मैं कहता रहा लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी और ग्रेविटेशन में ऑलमोस्ट करा दूंगा तो हमारे 2-3 क्लास के अंदर। उसके आगे बचा है क्या फिर तुम्हारा रोटेशन मोशन करा दिया मैंने ऑलरेडी। उसके आगे क्या, मैं बोलता ग्रेविटेशन मैंने बोला ना करा दूंगा, उसके आगे क्या बचा फिर वही आ जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स ऑसिलेशन में, वो तो एंड पे चल ही रहे थे यार, वो तो होनी चाहिए तुम्हें याद। क्लियर है? तो एटलीस्ट हमारे एग्जाम से पहले कंडीशन रेडी हो जाएगी। ओके अच्छा, बाकी कुछ बच्चों को मैं बोल भी रहा हूँ, प्लीज वेट मत करो सर आप क्लास अनाउंस करोगे तब डाउट पूछेंगे, नहीं मैं आज भी ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। बच्चे मुझे अभी बिजी रख रहे हैं, मेरे पास 24 घंटे निकल जा रहे हैं, रात रात को बच्चे के डाउट आ रहे हैं और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि रिमूव करो। जैसे ही डाउट आ रहा है प्लीज वेट मत करो, जैसे ही डाउट आ रहे हैं इमीडिएटली व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो, मेरे डाउट्स हैं, सिंपल डाउट होंगे ऑन द स्पॉट क्लियर कर दूंगा तुम्हारे पास। ज्यादा डाउट होंगे तो मैं 1-to-1 ऑनलाइन क्लास का टाइम बता दूंगा, उससे मेरी बात समझो, मेरा टारगेट ही नहीं है, मेरा ऑफलाइन मैं क्लियर करता हूँ तुम्हें, मैं आधे घंटे से 15-20 मिनट से बैठने दूंगा, डाउट तुम्हारे पास वो क्लियर कर दूंगा, बट तुम 15 मिनट के लिए आधा घंटा आना आधा घंटा जाना वेस्ट क्यों करोगे? ऑनलाइन करो, अपना टाइम ज्यादा डिवोट करो पढ़ाई के लिए। तो इसलिए वेट मत करो, जिसके जो भी डाउट आ रहे हैं प्लीज बिना हेजिटेशन के डायरेक्टली मुझे भेजो और हम डाउट क्लियर करें, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्लास जो भी शेड्यूल होगा फिर मैं टाइमली इन्फॉर्म करूंगा, नेक्स्ट क्लास के लिए आगे बढ़ेंगे।